नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन माइनर टेस्ट 6 देख रहे थे कलाम एकेडमी का। तो आज अपनी लास्ट क्लास है जिसमें एक तो अपन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान है, ये टॉपिक क्लियर करेंगे और लास्ट के क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है आज का कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में कुल निर्यात में एमएसएमई क्या होता है? सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग होता है वो, ठीक है, निर्दिष्ट उत्पादकों के निर्यात की हिस्सेदारी थी। ठीक है, 2023-24 जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार जो है कुल निर्यात में एमएसएमई जो उत्पाद है उनका निर्यात कितना था, ये पूछा है। तो इसका आपको उत्तर ध्यान रखना है 45.7%। कितनी? 45.7%। मतलब भारत ने जो कुल निर्यात किया था उसमें से जो एमएसएमई क्षेत्र है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग का जो उत्पाद है उनकी हिस्सेदारी तो निर्यात में जो थी वो 45.7% थी। अब थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन जो आता है आपका कोर उद्योग से। कोर उद्योग, सबसे पहली बात तो कि भारत सरकार ने कुल 8 उद्योगों को कोर उद्योग के दर्जा दिया हुआ है। ध्यान रखना, कितने उद्योगों को? 8 उद्योगों को। इन 8 का नाम ध्यान रखना आपका। देखो, एक तो है आपका उर्वरक, जो अपने उर्वरक बनते हैं यूरिया वगैरह, वो उद्योग। ठीक है, दूसरा अपना स्टील, जो लोह इस्पात उद्योग होते हैं ना उनका, ठीक है, स्टील उद्योग। तीसरा जो अपना होता है इसमें वो है आपका बिजली। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं। पहले बात तो ध्यान रखना कुल 8 होते हैं। ठीक है, चौथा आपका इसमें आएगा कोयला। ठीक है, पांचवा इसमें आपका आएगा सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। छठा आएगा प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है, सातवां आएगा आपके रिफाइनरी उत्पाद, मतलब रिफाइनरी से जितने भी पेट्रोलियम मोम वगैरह निकलते हैं वो आ जाएंगे। कौन से उत्पाद? रिफाइनरी उत्पाद। और आठवां आएगा आपके कच्चा तेल। तो ये 8 उद्योग आपके कोर उद्योग में आते हैं। इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपके कोर उद्योग में शामिल है। तो ध्यान रखना कौन कौन से 8 है। उर्वरक है, स्टील है, कोयला है, सीमेंट है, बिजली है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है और कच्चा तेल है। ये 8 के 8 आपको याद है होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इस्पात उद्योग। कौन सा? इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन अपने को बताना है। सबसे पहले, वित्तीय वर्ष 2020 से 24 तक 4 वर्षों में भारत तैयार इस्पात का निवल निर्यातक रहा है। मतलब 2020 से लेकर 24 तक जो है भारत जो है जो इस्पात है, मतलब तैयार इस्पात का मतलब जो एकदम तैयार हो चुका हो, एक कच्चा माल होता है एक तैयार होता है, तो तैयार इस्पात का में नवल निर्यातक रहा है। तो ये ध्यान रखना, कब से कब तक? 2020 से 24 तक। तो ये बात एकदम सही है। फिर वित्त वर्ष 2024 जो अभी वाला वित्त वर्ष है उसकी दूसरी व तीसरी तिमाही में भारत तैयार इस्पात का नवल आयातक रहा। मतलब जो 2023-24 का जो वित्त वर्ष था ना उसमें दूसरी और तीसरी तिमाही में भारत निवल जो है तैयार इस्पात का आयातक रहा। ये दोनों चीज ध्यान रखना। 20 से 24 तक तो क्या रहा? जो है निर्यातक रहा, और 24 के दूसरी और तीसरी तिमाही में क्या रहा? आयातक रहा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर अब भारत कच्चे इस्पात के उत्पाद में विश्व में दूसरे स्थान पर है, तो ये अलग से याद होना चाहिए। तो तीनों बातें ही इसमें क्या है आपकी सही है। ठीक है, तीनों बातें ही आपकी सही है कि वित्तीय वर्ष 2020-24 में तैयार इस्पात का निवल निर्यातक रहा, और वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तीसरी तिमाही में क्या रहा? ये आयातक रहा, और भारत कच्चे इस्पात के उत्पाद में विश्व में दूसरे स्थान पर है। और एक क्वेश्चन आपको जो है याद रखना है, देखो तीनों के तीनों कथन सही है। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी जो है अक्टूबर 2023 में जो है एक नया इस्पात संयंत्र लगा है जिसका नाम है नगरनार। कौन सा? नगरनार। और नगरनार जो है ये इस्पात संयंत्र है आपका, ये बस्तर जिले में है, और बस्तर आपका आता है छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो ये एक पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखना। ठीक है, नया इस्पात संयंत्र है नगरनार इस्पात संयंत्र, जो बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में, जो अक्टूबर 2023 में ही बना है। ठीक है, तो ये चीज पूछ सकते हैं, और ऊपर वाले तीनों कथन सही है तो वो भी आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 बोल रहा है आपका कि
एमएसएमई, देखो एमएसएमई आपको मैं बता चुका, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होता है उनके लिए ये यूज लेते हैं एमएसएमई, ठीक है। एमएसएमई क्षेत्र के विकास की अद्यतन सूचनाएं उपलब्ध करवाने तथा शिकायतों का तेजी से समाधान करने के लिए सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकार को किस पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। इंपॉर्टेंट बनता है, देखो हर जो है शिकायतों में तेजी और उनका समाधान भी तेजी से करने राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों सबको एकीकृत करने के लिए चैंपियन पोर्टल का जो है आपका जो है उद्घाटन किया गया है, या फिर इसको चैंपियन पोर्टल पर क्या किया गया है, एकीकृत किया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, चैंपियन जो पोर्टल है वो किससे संबंधित है, तो जो एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एक बात और, आप में से देखो अभी तक व्यू अच्छे आ रहे हैं, लेकिन 70% जो है ना स्टूडेंट वो बिना सब्सक्राइबर के देख रहे हैं, उन्होंने मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फिर भी वो क्या डेली देखते हैं। तो उनसे मेरी अपील है कि आप एक बार जो है मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अभी हम जो है ये अपने पूरे हो जाएंगे माइनर टेस्ट वगैरह, उसके बाद में जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो है कुछ नए क्वेश्चंस लाएंगे, और लाइव अपन जो है लास्ट का जो एक महीना रहेगा ना दिसंबर का, उसमें लाइव क्लासेज जरूर स्टार्ट करेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 82, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन 2022 सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पीएम मित्र पार्क किससे संबंधित है, पीएम मित्र पार्क। अब आप देखो पीएम मित्र देखोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मित्र से कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये ध्यान रखना ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और पीएम मित्रा, इसका जो पूरा नाम है वो मैं आपको बता देता हूं। पीएम से तो हो गया प्रधानमंत्री, ठीक है, और जो मित्र है ना, मित्र से देखो क्या हो गया, पीएम मित्रा से, एम से हो गया मेगा, ठीक है, आई से हो गया इंटीग्रेटेड, ठीक है, और फिर आ गया टी से टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, ठीक है, टेक्सटाइल, एक मिनट, टेक्सटाइल, स्पेलिंग से लिख देता हूं, टेक्सटाइल, ठीक है। एम से मेगा, आई से इंटीग्रेटेड, टी से टेक्सटाइल हो गया, आर से हो गया रीजन, और एंड ए से हो गया आपका अपैरल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम यहाँ पर पीएम मित्र है, लगता तो ऐसे जैसे कोई ई मित्र से संबंधित हो, ठीक है, लेकिन ये संबंधित किससे है, वस्त्र उद्योग से, क्योंकि पीएम मित्रा का पूरा नाम है प्रधानमंत्री, फिर मित्रा का है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है, वापस रिपीट होने के भी चांस बनते हैं, उद्योग क्षेत्र का जो टॉपिक है उससे ये संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार जो दवा उद्योग से एक क्वेश्चन आया था, पिछली बार जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था ना, ग्रुप डी का मतलब जीके का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, इसको आप रेलवे ग्रुप डी मत समझ लें, जो ग्रुप डी मतलब 4 ग्रुपों में बांटा था, जो चौथा ग्रुप का पेपर था ना जीके का सेकंड ग्रेड का, उसमें दवा उद्योग से क्वेश्चन आया था, और वही ये दवा उद्योग की है। कुछ तथ्य दिए हुए हैं और आपको याद होने चाहिए दवा उद्योग के बारे में, ठीक है। सबसे पहली बात, भारत के फार्मा क्षेत्र को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, जो 60 चिकित्सीय श्रेणियों में लगभग 60,000 जेनेरिक ब्रांड प्रदान करती है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये दवा उद्योग से क्वेश्चन पिछली बार आया था, और जो है मैं खुद जो मैंने दवा उद्योग जो है ना कलाम की बुकलेट में लिखा हुआ था, मैंने सोचा यार दवा उद्योग से कौन क्वेश्चन पूछेगा, और मैंने वो पढ़ा ही नहीं, और वहां से दवा उद्योग से ही क्वेश्चन आ गया था, 2 कथन आए थे। तो ये जो है ऐसा हो जाता है, तो हर चीज पढ़नी है आपको, ठीक है। तो भारत का जो फार्मा क्षेत्र है उसको दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, कारण क्या है कि 60 चिकित्सीय श्रेणियों में लगभग 60,000 जेनेरिक ब्रांड प्रदान करता है भारतीय जो फार्मेसी या फार्मा क्षेत्र है ना वो। तो ध्यान रखना कितनी श्रेणियां हैं, 60। छोटी छोटी बातें याद रखनी है, क्योंकि आप आरपीएससी का पेपर देने वाले हो, कोई अधीनस्थ बोर्ड का पेपर नहीं देने वाला हो। फिर भारत जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो वैश्विक आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा रखती है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ये आ सकता है, जेनेरिक दवाइयों में भारत तो नंबर 1 है, कितनी आपूर्ति करता है, 20%। पूरे वैश्विक आपूर्ति की 20% आपूर्ति जेनेरिक दवाओं की सिर्फ भारत द्वारा होती है। फिर वित्त वर्ष 2022 और 24 के मध्य बल्क जो ड्रग्स है उनके आयात का CAGR 4.5% रहा। तो ये गलत है, 4.5% नहीं रहा, ये 2.3% रहा। कितना, 2.3%। तो ये गलत हो गया। फिर है विश्व की शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जेनेरिक दवाइयों में भारत 1 नंबर पर है। तो जो विश्व की 20 जेनेरिक कंपनियां ना दवाइयों की, उनमें से 8 तो भारत में ही स्थित है। अब जो है आपको एक चीज और याद रखनी है इसमें, कि अभी जो है बल्क, एक मिनट एक और बता देता हूं, देखो उत्तर ये हो जाएगा क्योंकि सत्य पूछा था। अब एक जो है बल्क ड्रग्स
पार्क। बल्क ड्रग्स पार्क जो है राजस्थान, जो भारत में है, वो कुल 3 है। तीनों के ध्यान रखना है कहां कहां पर है। एक तो है गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में। एक आपका है आंध्र प्रदेश में, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। और एक आपका है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में जो है बल्क ड्रग्स पार्क 3 है, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर जो है ये 2.3% आएगा। बाकी देखो ये पहली जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो कथन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये कथन तो फिर भी नहीं पूछे, ठीक है, लेकिन ये 3 कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर वाले ड्रग्स पार्क को ध्यान रखना है, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 क्या बोल रहा है आपके, क्वेश्चन 84 बोल रहा है कि लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजना, कौन सी, लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजना को वित्त पोषण प्रदान करने हेतु किस योजना को प्रारंभ किया गया। तो देखो जो है इसके लिए देखो लिग्नाइट यानी कोयले से संबंधित है, तो लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजना को वित्त पोषण करने के लिए ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार्यत गैप फंडिंग योजना, कौन सी, व्यवहार्यत गैप फंडिंग योजना। और ये चालू कब हुई, ये हुई जनवरी 2024 से, जनवरी 2024 से। और इसका कुल बजट आपको मैं बता देता हूं 8,500 करोड़, 8,500 करोड़। तो ये दोनों चीजें भी ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। तो लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजना को जो है व्यवहार्यत जो है गैप फंडिंग योजना के जो मतलब के द्वारा क्या किया जाता है, वित्त पोषण किया जाता है। और ये जनवरी 2024 में स्टार्ट हुई है, तो पूछ सकते हैं आपसे। और बजट इसका जो है 8,500 करोड़ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय रसद नीति, क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय रसद नीति के लक्ष्यों के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो सबसे पहली बात तो कि जो है जो ये राष्ट्रीय रसद जो नीति है ये कब जो है आपकी लागू हुई, तो ये ध्यान रखना आपकी ये हुई आपकी 17 सितंबर 2022। कब हुई, 17 सितंबर 2022 तक, ठीक है। फिर जो है वर्ष 2030 तक भारत में जो है लॉजिस्टिक की लागत को वैश्विक बेंचमार्क के बराबर करना इसका उद्देश्य है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर जो आता है इसका कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में वर्ष 2030 तक वर्ष जो है शीर्ष 25 देशों में शामिल होना भी टारगेट है, तो बिल्कुल टारगेट है। तो जो रसद क्या होता है, रसद क्या होता है, रसद जो को आपका क्या होता है कि जब मतलब आपका जो कोई उत्पाद है ना एमएसएमई क्षेत्र में, जो कोई उत्पाद का जो है उत्पाद बनना जहां से शुरू होता है ना, शुरू होता है वहां से लेकर उसके उपभोग तक की जो पूरा बजट प्रणाली होती है उसको रसद कहते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक और जो है रसद एक ही चीज है। तो जो भी रसद किसको कहते हैं कि उत्पाद शुरू होने से उपभोग यानी कि वो वस्तु जब तक यूज नहीं हो रही उसके बीच की लागत जो होती है ना, वो सारी की सारी रसद के अंतर्गत आती है। 17 सितंबर 2022 को इस नीति को जो है लागू किया गया। और इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक बेंचमार्क के बराबर करना और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग जो है 2030 तक 25 देशों में जो है शीर्ष में शामिल होना इसका उद्देश्य रखा गया है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन, तो दोनों ही सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन बोल रहा है भारत में 13 अक्टूबर 2021, देखो डेट दे दी, को सभी आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू किया गया था। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो कब किया गया, 13 अक्टूबर 2021 को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया। तो ध्यान रखना इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 पीएम गति शक्ति योजना, ठीक है। और जो है किसके लिए ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नाम से ही पता चला गति शक्ति मतलब कनेक्टिविटी, और गति शक्ति में जो है कुल मिला के 7 इसमें शामिल किए गए जिनको 7 इंजन कहते हैं। और उसमें देखो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है रेलवे, ठीक है, दूसरा आपके है सड़क, ठीक है, एक है आपके जो है बंदरगाह, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा है जल मार्ग, इसके अलावा है जन परिवहन, और लास्ट में आती है लॉजिस्टिक अवसंरचना, ठीक है, लॉजिस्टिक जो ऊपर पढ़कर आ चुके हैं, लॉजिस्टिक या रसद कह सकते हो आप, अवसंरचना। तो ये आपके जो है ध्यान रखना। एक हवाई अड्डे भी आते हैं इसमें, कौन से आते हैं, हवाई अड्डे। तो ये 7 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या, रेलवे एक हो गया, सड़क दूसरा, बंदरगाह तीसरा, जल परिवहन चौथा, जन परिवहन पांचवा, जल और जल अलग अलग है, और हवाई अड्डा छठा, और लॉजिस्टिक अवसंरचना 7वां। तो ये 7 इंजन जो है इन पर ये कार्य करती है।
पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, लेटेस्ट सर है। सबसे पहले ये 17 सितंबर 2023 को जो है लागू की गई। कब? 17 सितंबर 2023 को, ठीक है। विश्वकर्मा योजना से क्वेश्चन आने के लगभग चांस है। फिर ये 2023 और 24 से लेकर 2027-28 तक इसको लागू किया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे। जितने भी आपके 1 या 2 जीके के पेपर होंगे ना सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में, उनमें से पीएम विश्वकर्मा योजना एक ना एक में तो जरूर पूछेंगे। और हो सकता है कि वो आपका जो है क्या है, देखो उद्योग क्षेत्र में पूछ सकते हैं, करंट सिर्फ राजस्थान का आएगा आपके, लेकिन उद्योग क्षेत्र में पूछ सकते हैं 2023-24 से 2027-28 तक, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना की अवधि क्या है? 23-24 से लेकर 27-28 तक। 17 सितंबर 2023 को ये लागू हुई। और इसका जो है जो आपका नोडल एजेंसी है वो कौन है? सूक्ष्म उद्योग एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय है, जो एमएसएमई जो मंत्रालय होता है वो। और इसमें कुल व्यवसाय कितने, तो वो देख लेना, 18 परिवार आधारित व्यवसाय हैं इसमें, 18 परिवार आधारित व्यवसाय। तो कई बार एक मिनट कई बार जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने जो है इसमें जो है आपके व्यवसाय लागू है, तो 18 परिवार आधारित व्यवसाय लागू हैं, 18 परिवार आधारित। तो 18 व्यवसाय लागू है 17 सितंबर 2023 और अवधि है 2023-24 से 27-28। और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन है जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र है ना, सार्वजनिक क्षेत्र, उनको लीज पर देना। किस पर? लीज पर, ठेके पर देते हैं ना, वो किसके अंतर्गत देते हैं? राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किससे संबंधित है, तो सार्वजनिक क्षेत्रों को कुछ समय के लिए लीज पर देना और उन पैसों से सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? आपका राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन कहलाता है। तो ये एक चीज भी याद होनी चाहिए। और ये 7 इंजन आप देख सकते हो। और पीएम विश्वकर्मा मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है। और इसका उत्तर आपको पता है, पीएम गति शक्ति योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन बोल रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा आपके 39वां। कौन सा? 39वां। अगला क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 क्या बोल रहा है? उदारीकरण के उपायों के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र में सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा? उदारीकरण के संदर्भ में। और आपको सत्य कथन बताना है। सबसे पहले आरबीआई की भूमिका नियामक व नियंत्रक की जगह सहायक की हो गई, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पहले जो है आपका जो उदारीकरण है उसमें क्या जो आरबीआई था ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो नियामक और नियंत्रक था। इस बार इसको क्या कर दिया? सहायक कर दिया उदारीकरण में, ठीक है। फिर बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 90% कर दी गई, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो निजी जो बैंक है ना, निजी बैंक, उनमें ये है 49%, या 49%, 49%, एक मिनट, कितनी है? 49 या 49%। और जो है आप जो है सरकार के जो है सहयोग से इसमें 74% तक जो है विदेशी निवेश कर सकते हैं। और जो सरकारी बैंक है ना, सार्वजनिक बैंक है या सरकारी बैंक है, इनमें ये 20% है। कितनी है? 20%। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सार्वजनिक बैंकों में 20%, निजी बैंकों में 49% है, और सरकार की इजाजत लेके 74% तक जो है एफडी कर सकते हैं। फिर है एफआईआई, व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड व पेंशन कोष आदि को भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिली है, तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला और तीसरा सही है। इस जो है ना क्लास का मतलब है आप चीजों को समझें, ये नहीं कि आपको कितना आ रहा है, वो नहीं है कि आप चीजों को समझें, आप चीजों को याद करें। तो ध्यान रखना, व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति दी गई है उदारीकरण के उपायों के अंतर्गत, ठीक है। और आरबीआई जो है सहायक का कार्य करता है, ये भी ध्यान रखना है। और जो है सरकारी बैंकों में 20% और निजी बैंकों में 49% और सरकार के माध्यम से 74% एफडीआई यानी कि विदेशी भागीदारी की जो है अनुमति है। अगला क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि भारत सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, जिनकी वर्तमान संख्या के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो सबसे पहले देखो, महारत्न 13 है, बिल्कुल सही है। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। महारत्न कितने हैं? 13 है। नवरत्न 20 है, तो बिल्कुल 20 कंपनियां नवरत्न है, 13 कंपनियां महारत्न है। फिर आते हैं मिनी रत्न। मिनी रत्न 2 टाइप के हैं, ठीक है। मिनी रत्न जो है आपके 2 टाइप के हैं। एक मिनट, मिनी रत्न 2 है, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड। मिनी रत्न
सेकंड। मिनी रत्न जो फर्स्ट है इसमें 54 कंपनियां हैं, मिनी रत्न सेकंड में 11 है, तो टोटल है 65 कंपनियां। और यहां पर आपको 60 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो असत्य कौन सा आ गया? तीसरा। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। महारत्न तो है 13, नवरत्न है 80, ऊपर अपन कोर उद्योग देखे थे 8 है, और मिनी रत्न जो है फर्स्ट तो है 54, सेकंड है 11, तो टोटल मिनी रत्न है आपके 65। तो जो है ऑप्शन नंबर 3 असत्य हो गया। तो केवल 3 जो है असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 बोल रहा है कि एक जिला एक उत्पाद। इसके बारे में वैसे तो अपन जो है पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। सबसे पहला इसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना है, तो बिल्कुल सही बात है। जो क्षेत्रीय आर्थिक असमानता है उसको कम करने के लिए एक जिला एक उत्पाद जो है योजना शुरू की गई। इस पहल के तहत अब तक 761 जिलों में 1102 उत्पादों की पहचान की है, तो बिल्कुल सही है। जैसे अपने कश्मीर का जो सोपिया है, वहां के सेव जो है उनमें 20% की वृद्धि दर्ज की गई है इस जो है योजना के बाद में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीनों की तीनों सही है, तो तीनों आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 2024 में राज्यों की स्वयं के ओडीओपी व जीआई उत्पादों एवं अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार व बिक्री के लिए पीएम यूनिटी मॉल स्थापित करने की घोषणा है। मेन आपको नाम रखना है पीएम यूनिटी मॉल, ये याद रखना है। ठीक है, जीआई उत्पादक है, हस्तशिल्प उत्पाद है, उनकी प्रचार और बिक्री के लिए कौन सा जो है आपका पोर्टल या मॉल स्थापित? तो पीएम यूनिटी मॉल। ठीक है, और कुल जो है अभी तक 1102 उत्पाद जो है 761 जिलों के इसमें शामिल है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मेन जो इसमें बनता है जो है दूसरा ऑप्शन, ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनता है। तो ये तीनों के तीनों सही है। फिर देखो कुछ करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की सरकारी स्कूलों में, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, कहने पर मेरे पर। ठीक है, राज्य की सरकारी बैंकों में सेल्फ स्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम अभी जो है कुछ दिन पहले ये चल रहा था। ठीक है, जो सरकारी स्कूलों में जो है एक सेल्फ स्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम था, ये किन दो संस्थाओं द्वारा जो है संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है? तो ये आपका चल रहा है यूनिसेफ और RSCRT उदयपुर। ठीक है, यूनिसेफ और RSCRT उदयपुर के सहयोग से जो है सेल्फ स्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम चल रहा है, जिसके जो कुछ ट्रेनिंग्स भी हुई थी, मैंने खुद ने भी की थी ये ट्रेनिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सरकारी स्कूलों में सेल्फ स्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम जो है किन दो संस्थानों द्वारा? यूनिसेफ और RSCRT उदयपुर द्वारा। फिर देखो 92 नंबर क्वेश्चन, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। ठीक है, ये आने के फुल चांस है क्योंकि आपके SDG जो है ना सिलेबस में भी है। ठीक है, तो SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में राजस्थान ओवरऑल परफॉर्मेंस में किस श्रेणी के राज्य में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना राजस्थान जो शामिल किया गया है वो आपका किया गया है फ्रंट रनर। ठीक है, फ्रंट रनर शामिल किया गया। और राजस्थान के जो 32 जिले हैं ना वो परफॉर्मर की श्रेणी में है। 32 जिले किसकी श्रेणी में है? परफॉर्मर की श्रेणी में। और एक जिला झुंझुनू है, वो आपका जो है एक जिला एकमात्र जिला झुंझुनू आपका फ्रंट रनर है। और नंबर 1 भी कौन रहा है? झुंझुनू, पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और सेकंड नंबर पर नागौर रहा है। सेकंड नंबर पर कौन रहा है? नागौर। और थर्ड नंबर पर रहा है सीकर। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो कुल 32 जिले राजस्थान के परफॉर्मर में है और एक जिला झुंझुनू फ्रंट रनर है, और राजस्थान खुद जो है ना वो फ्रंट रनर में शामिल है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन MSME से जो है ना SDG से आने के फुल चांस रहते हैं। फिर है जल जीवन मिशन है ना, उसके तहत सभी घरों तक नल से शुद्ध जल पहुंचाना का, हर घर नल है ना, उसमें राजस्थान का प्रथम ब्लॉक कौन सा है जिसमें सभी घरों में जो है आपके पानी पहुंचा दिया गया नलों द्वारा? तो ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 मांडल भीलवाड़ा। जो मांडल भीलवाड़ा है ना वो जो है जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल में जो है राजस्थान में प्रथम ब्लॉक है जिसमें सभी घरों में नल पहुंचा दिया गया। तो मांडल भीलवाड़ा। फिर है क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखो इसमें जो है ना राजस्थान के जो है सूचना आयोग ना, राज्य सूचना आयोग, उसके सदस्यों के रूप में 3 जो लोगों को जो है इनमें से जो है नियुक्त किया गया है। उसमें है एक तो आपके सुरेश चंद्र गुप्ता, एक आपके महेंद्र कुमार पारख और एक है आपके टीकाराम शर्मा। तो 1, 2 और 5 ध्यान रखना। गंगाराम मूलचंदानी मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष हैं। ये मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन से? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष हैं ये के अध्यक्ष। ठीक है, और जो है सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा, इन तीनों को जो है राज्यपाल द्वारा राज्य सूचना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। तो 1, 2, 5, तो 1, 2, 5 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन 95 बोल रहा है कि 6 से 8 जुलाई तक राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो 2024 का आयोजन कहां किया गया? भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो ध्यान रखना आपका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। ठीक है, तो ये चीज आपको सिर्फ ध्यान रखनी है, करंट जीके के हिसाब से है कि 6 से 8 जुलाई तक राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो जो है 2024 से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन बोल रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान की जोड़ी ने स्किट मिक्स टीम शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक मुकाबले में किस देश के प्रतिद्वंदी है उनसे हारकर चौथा स्थान प्राप्त किया? तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 96 में होगा ऑप्शन नंबर 3 चीन। इसको इसलिए पूछा, ये हार जरूर गए थे लेकिन ये राजस्थान के हैं, दोनों कहां के हैं? राजस्थान के। तो ये ना पूछे तो आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि अनंतजीत सिंह और महेश्वरी चौहान वो किस में है? तो स्किट मिक्स टीम शूटिंग प्रतियोगिता में ये शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना, शूटिंग से संबंधित है अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। परिवर्तित बजट 2024-25 में कहां पर जीरा मंडी स्थापित की जा रही है? तो ये भी ध्यान रखना, जीरा मंडी की घोषणा जो है कहां पर की गई है राजस्थान में? जो बजट 2024-25 है उसमें, तो ध्यान रखना ये की गई है आपकी जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान में प्रस्तावित एमएसएमई पॉलिसी 2024। तो सबसे पहले ध्यान रखना, एमएसएमई पॉलिसी कब है? 2024 में जो है नई पॉलिसी लागू हुई है, इसके तहत विचार करना है और सत्य कथन आपको बताना है। सबसे पहले कि राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प व एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है क्योंकि उद्योग आपके जो है राजस्थान के जो भारत के संदर्भ में सिलेबस में भी है और करंट के हिसाब से राजस्थान के संदर्भ में पूछ भी सकते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान में हैंडलूम, हस्तशिल्प और एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर्स है ना, उनको 3 वर्षों तक विकसित किया जाएगा। इसके प्रथम चरण में 25 नहीं 15 क्लस्टर, कितने? 15 क्लस्टर्स है ना, उनको 45 करोड़ जो है व्यय किया जाएंगे। तो 45 करोड़ और 15 क्लस्टर होंगे प्रथम चरण में, तो ये गलत हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। 25 नहीं है, कितने हैं? 15। 50 करोड़ व्यय नहीं किए जाएंगे, 45 करोड़, तो 15 क्लस्टर 45 करोड़। ठीक है, फिर जो है इसका अगला है कि प्रत्येक जिले में एमएसएमई विकास एवं सुविधा केंद्रों को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कर और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो यह भी गलत है क्योंकि प्रत्येक जिले में नहीं, प्रत्येक संभाग में। कहां पर? प्रत्येक संभाग में। तो ये दो चीजें आपको गलत दी हुई है। देखो छोटी छोटी गलतियां लेकिन कभी यार याद नहीं रहती। प्रत्येक जिले की जगह प्रत्येक संभाग आएगा और जो है 25 क्लस्टर नहीं होंगे पहले चरण में, 15 क्लस्टर 45 करोड़। तो केवल पहला ही कथन सही है। कौन सा? केवल प्रथम। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में राजस्थान रोडवेज हेतु कितनी इलेक्ट्रिक बसें क्रय करने की घोषणा हुई है? राजस्थान में रोडवेज बसों के लिए जो है इलेक्ट्रिक बसें जो है क्रय करने की घोषणा हुई है बजट 2024-25 में। तो इसको ध्यान रखना है, उत्तर है आपका 300 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें जो है खरीदी जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन और आपको याद भी होना चाहिए। क्वेश्चन है परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, देखो राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा जो जीएसडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ऑप्शन 2, मतलब जो राजस्व घाटा वो तो 1.45% और राजकोषीय घाटा 3.93% रहने की उम्मीद है। तो ये आपके जो है क्वेश्चन माइनर टेस्ट 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम माइनर टेस्ट 7 स्टार्ट करेंगे और चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे स्टूडेंट 70% जो है नॉन सब्सक्राइबर देखते हैं, तो वो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।